Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh guys. It is Nafeesa Fiaz here and you are watching the psych exam series. If you are looking forward to take any psychological exam, then welcome. This is the right place for you. This is the next video of our ongoing series in which we are discussing the past papers of psychology. In this video, we will discuss the remaining portion of CSS Psychology paper number 1 of the year 2003. Before starting today's video, I need to make a couple of quick corrections for the questions I discussed in part 1 of this video. The first one is about convergence. In my previous video, I told that the convergence is controlled primarily by ciliary muscles of the eye. Okay, so basically I was confusing convergence with accommodation. Okay, but actually these two concepts are different. If you want to know what convergence basically is, तो इसके लिए आपको अपने जहन में लेके आना है वो एक्सपेरिमेंट पेंसिल वाला, जिसमें दूर से पेंसिल को आंखों के करीब लेके आया जाता है. जैसे जैसे पेंसिल आंखों के करीब आती जाती है, हमारे आई बॉल्स इनवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, लाइक दिस. ओके, तो आई बॉल्स के इस इनवर्ड मूव करने को बेसिकली हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस का नाम देते हैं. ठीक है, और किस तरह से ये कंट्रोल की जाती है? क्वेश्चन बेसिकली हमारा ये है कि कौन से मसल्स इनको कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द आई. ठीक है, वो वाले मसल्स जो कि आई के बाहर होते हैं, लाइक दिस. ठीक है, लाइक अगर ये कन्वर्जेंस है, हमारे आई बॉल्स ने इनवर्ड मूव करना है, तो उसको कौन कंट्रोल करेंगे? ये वाले मसल्स कंट्रोल करेंगे. ठीक है, बेसिकली होगा क्या, अगर इनवर्ड मूव करना है तो ये वाले मसल थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे. ठीक है, और ये अंदर वाले मसल थोड़े स्ट्रेच हो जाएंगे. उसके नतीजे में क्या होगा? आई इनवर्ड मूव कर जाएगी. ठीक है, और एकोमोडेशन बेसिकली क्या होता है? जब हमारे आई लेंस, ठीक है, ये जो हमारे इसके पीछे जो लेंस होते हैं, ये इस स्टेट से इस स्टेट में चले जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन. ये भी बेसिकली तभी हो रही होती है जब एक दूर से ऑब्जेक्ट नज़दीक आता है या जब हमने नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना होता है, तब ये कन्वर्जेंस का अमल हो रहा होता है. ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बेसिकली डिफरेंट होते हैं. ठीक है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? हमारे सिलरी मसल्स कर रहे होते हैं. ठीक है, ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, उसकी वजह से एकोमोडेशन होती है, और जो हमारी कन्वर्जेंस होती है वो हमारे आइज़ के एक्स्ट्रासेलुलर मसल्स की वजह से होती है, एक्सट्रिंसिक मसल्स की वजह से होती है. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जिसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ वही एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट है. पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था. बेसिकली मैंने ये कहा था कि डार्विन ने इंट्रोड्यूस करवाया था. सो नो डाउट अगर आप बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट डार्विन ही ने इंट्रोड्यूस करवाया था. ठीक है, कि जब स्पीशीज़ एक न्यू इन्वायरमेंट में जाके अडेप्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें इसे साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए. और साइकोलॉजी में एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जीन पियाजे ने. ठीक है, व्हाट ही सेड वाज कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है किसी भी बच्चे में, वो दो प्रोसेसेस की बेस पे हो रही होती है, एक एडेप्टेशन की एंड द सेकंड वन इज इक्विलिब्रियम. ठीक है, एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट अगर बेसिकली आप देखें तो इसमें बच्चा अपने आप को चेंज कर रहा होता है सिचुएशन की डिमांड्स को मीट करने के लिए. ठीक है, जो आपने एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना साइकोलॉजी में, वो दोनों कॉन्सेप्ट्स किसके अंडर आ जाते हैं? एडेप्टेशन के अंडर आ जाते हैं. ठीक है, और एसिमिलेशन एकोमोडेशन होती क्या बेसिकली, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, और ये करेक्शंस उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया हुआ है. न्यू व्यूअर्स के लिए मैंने पार्ट 1 को एडिट कर दिया है. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ. किसके नाम के साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएट करता है होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं रिचर, कैनन, लेवन, वार्डन, नन ऑफ दीज. तो बेसिकली होम्योस्टेसिस के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस पता है किसने करवाया था? एक फ्रांस में रहने वाला साइकोलॉजिस्ट था क्लॉड बर्नार्ड. उसने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था 1849 में. ठीक है, उसने ये लाइक बताया था कि हमारे एक बॉडी का एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जिसके लिए रेगुलेशन की ज़रूरत होती है. ये कॉन्सेप्ट होता है ना होम्योस्टेसिस का, लेकिन उसने नाम नहीं दिया था इस कॉन्सेप्ट को होम्योस्टेसिस का. ठीक है, उसके बाद 1926 में कैनन बार्ड ने इसी प्रोसेस को नाम दिया, किस चीज़ का? होम्योस्टेसिस का. तो होम्योस्टेसिस का नाम किसने दिया है? कैनन बार्ड ने. और ये वही पर्सन है जिसने इमोशंस पे भी थ्योरी दी थी अगेंस्ट जेम्स लैंग. लाइक जेम्स लैंग ने पहले कहा था ना कि हम फिजियोलॉजिकल अराउजल की बेस पे फेयर को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन कैनन बार्ड ने ये कहा था, उसने कहा था कि नो, हम फिजियोलॉजिकल अराउजल और इमोशन को एक ही टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, तो ये थ्योरी भी कैनन बार्ड ने दी थी. यहाँ पे जो मोस्ट
क्लोजली एसोसिएटेड नेम है ना होम्योस्टेसिस के साथ, वो कैनन बार्ड का है, ठीक है। इवन तो इसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, लेकिन नाम कैनन बार्ड नहीं दिया था। उसके बाद है मैक्लीलैंड मेथड ऑफ मेजरिंग द अचीवमेंट मोटिव मेड यूज ऑफ। मैक्लीलैंड ने किस तरीके से अचीवमेंट मोटिव को मेजर किया था, ठीक है। क्या उसने सेल्फ रेटिंग्स को यूज़ किया था, फैंटेसी को, पर्सन एस्टिमेट ऑफ लेवल ऑफ एस्पायरेशन के बंदों को कहा गया कि आप खुद एस्टिमेट करके बताएं कितनी है आपके अंदर अचीवमेंट मोटिव। एक्टिविटी लेवल को देखते हुए लोगों की उसने ये बात की कि ओके इस बंदे में इतनी अचीवमेंट मोटिव होगी और इसमें इतनी नो। मैक्लीलैंड ने बेसिकली थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट को यूज़ किया था, ठीक है। और उसने लाइक थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट में ये होता है ना, कुछ हम पिक्चर्स दे देते हैं अपने क्लाइंट्स को और उनको कहते हैं कि इसके ऊपर स्टोरीज बनाएं। तो उसने वो पिक्चर्स दी और उसके बाद उसने ये देखा कि सबसे ज़्यादा हाई अचीवर्स वो लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सक्सेस से रिलेटेड स्टोरीज़ बनाई, ठीक है। अचीवमेंट से रिलेटेड जिन्होंने स्टोरीज़ बनाई उनको उसने हाई अचीवर्स का नाम दे दिया। उसके अलावा जो मैक्लीलैंड है उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, लेकिन ये है कि अगर हम अपने इन ऑप्शंस को देखें तो इन ऑप्शंस में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ अबव होगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया हुआ है और ना ही प्रोजेक्टिव टेस्ट या थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की बात की हुई है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंक्लूड्स। सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इन्वायरमेंटल लैग्स आ जाते हैं कि एक बंदे के पास इन्वायरमेंट में किसी चीज़ की कमी है तो उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस करेगा, इन्वायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स की वजह से, इनकम्पैटिबल मोटिव्स की वजह से, या ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको फ्रस्ट्रेशन होती क्या है। ये एक लैटिन वर्ड फ्रस्टा से निकला है जिसका क्या मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना। यहाँ पे अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पे बंदा है और ये उसका गोल है और दरमियान में ये ऑब्स्टेकल आई हुई है। अब ये ऑब्स्टेकल डिफरेंट तरीक़ों की हो सकती है, ये ऑब्स्टेकल इन्वायरमेंट में मौजूद भी हो सकती है, ये बंदे के अपने अंदर भी मौजूद हो सकती है, ठीक है। उसके अपने अंदर कुछ इनएडिक्वेसीज हो सकती हैं। उसके साथ साथ ये ऑब्स्टेकल उसी पर्सन के अपनी जो मोटिव्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी हो सकती है। लाइक आप एक ही टाइम पे इंडिपेंडेंट भी होना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि आप अपनी नीड ऑफ एफिलिएशन को भी फुलफिल कर पाएँ। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी हो जाएं और उसके साथ साथ आप एफिलिएट भी करें किसी के साथ। तो ये दोनों चीज़ें एक टाइम पे पॉसिबल नहीं होती हैं। तो इसके नतीजे में क्या होता है, मोटिव्स में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो इसमें इनकम्पैटिबल मोटिव्स भी हैं, इन्वायरमेंटल ऑब्स्टेकल्स भी हैं एंड लैग्स भी हैं। लाइक ऑब्स्टेकल्स बाजुकात ऑब्स्टेकल्स होती हैं इन्वायरमेंट में, बाजुकात लैग्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकल स्टिमुलस थ्योरी ऑफ हंगर इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ। तो इसको भी हमें कैनन नहीं दिया था, उसी कैनन ने जिसने अभी होम्योस्टेसिस का नाम दिया है और उसके साथ साथ जिसने इमोशन की थ्योरी भी दिया। तो इसने ये कहा था कि इसने अकेले नहीं, इसके साथ एक वॉशबर्न नाम का एक और इसका कोलीग था, इन दोनों ने मिलके ये कहा था कि जो स्टमक में जब कंट्रैक्शंस होती हैं ना तो उसके नतीजे में हमें भूख महसूस होती है, ठीक है। इनफैक्ट इसके ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था वॉशबर्न ने। उसने क्या किया कि अपने आप को उसने ट्रेन किया कि वो बैलून्स को निगल सके और उसके साथ साथ उसने क्या किया कि उन बैलून्स के साथ ट्यूब अटैच कर दी। जब वो बैलून्स उसके स्टमक में पहुंच जाते थे तो फिर वो उस ट्यूब के थ्रू उन बैलून्स के अंदर हवा भर देते थे, ठीक है। अब एज ए रिज़ल्ट क्या होता था, जो स्टमक है वो इन्फ्लेट हो जाता था। तो उसके बाद जब तक वो स्टमक इन्फ्लेट रहता था तब तक भूख महसूस नहीं होती थी वॉशबर्न को। तो इसकी बेस पे वॉशबर्न ने ये कहा कि जो हंगर होती है वो स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है और अगर आप किसी तरह स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म कर दें तो आपको भूख महसूस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बाद में इसका ये कॉन्सेप्ट गलत साबित हुआ और अब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग कंट्रोल करता है हमारे हंगर को, दिमाग में भी कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन एम्फसाइज द रोल ऑफ। अब ये यहाँ पे फिर देखें इसमें कैनन बार्ड से रिलेटेड 3 MCQs आ गए। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कैनन बार्ड की थ्योरी में किस चीज़ पे एम्फसाइज किया गया था। तो स्केलेटल मसल पे कैनन बार्ड ने एम्फसाइज किया, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस पे, हार्मोनल सिस्टम पे, या ऑल ऑफ द अबव पे। तो इसका आंसर है हमारे पास थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। वो किस तरह से कि कैनन बार्ड ने बेसिकली ये कहा था कि जो हमारे इमोशनल एक्सप्रेशंस है ना, लाइक इसने ना जेम्स लैंग की थ्योरी पे क्रिटिक की थी। इसने ये कहा था कि पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल और उसके बाद इमोशन का आना ज़रूरी नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे आती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें लाइक फिजियोलॉजिकल अराउजल और इमोशन दोनों ब्रेन के 2 डिफरेंट पार्ट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो कौन से पार्ट होते हैं,
जो पहला पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा होता है, बेसिकली हमारे इमोशनल एक्सप्रेशंस, लाइक हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल, उसको कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। और उसके साथ साथ जो आप सब्जेक्टिव फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो आप क्यों एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, थैलेमस की वजह से, ठीक है। तो इसी वजह से कि लाइक आपका जो फीलिंग्स हैं वो थैलेमस की वजह से आ रही हैं, जो अराउजल है बॉडीली वो किसकी वजह से आ रहा है, हाइपोथैलेमस की वजह से आ रहा है। तो इसी वजह से इसने ये कहा था कि क्योंकि ये दोनों ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले अराउजल फील करें और उसके बाद आप इमोशंस को एक्सपीरियंस करें। ये दोनों चीज़ें एक टाइम पे भी हो सकती हैं, ठीक है, बिकॉज ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करें। तो इसके थैलेमस और हाइपोथैलेमस पे इतने एम्फोसिस की वजह से हम इसकी थ्योरी को थैलेमिक थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस बोथ, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ थायराइड हार्मोन कैन रिजल्ट इन। तो थायराइड हार्मोन की जब कमी हो रही होती है बॉडी में, तो उसके नतीजे में क्या होता है, क्या मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल थायराइड हार्मोन्स ही कर रहे होते हैं। तो जब उनकी कमी होगी तो इंक्रीज थोड़ी ना होगा मेटाबॉलिक रेट। क्रिटिनिज्म इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्रिटिनिज्म बेसिकली क्या होती है, ये एक कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है, लाइक बाय बर्थ डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा होता है, बेसिकली जब मदर में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। और जब मदर में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, एक हार्मोन होता है थायरोजीन, जो कि आयोडीन से बनता है, वो बच्चे में बन नहीं पाता, ठीक है। और जब वो हार्मोन नहीं बनता तो बच्चे में ब्रेन डेवलपमेंट में उसके इश्यूज आते हैं, लाइक न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग उसकी इम्पेयर हो जाती है। उसके साथ साथ उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती, ठीक है। लाइक अगर आप इस तस्वीर में देखें तो इस पर्सन को क्रिटिनिज्म है, ठीक है। ये उस केस में है जब चाइल्डहुड में क्रिटिनिज्म हो जाती है। लेकिन क्रिटिनिज्म का दूसरा नाम हाइपोथायरॉयडिज्म भी है, ये बड़ों में भी हो सकता है। तो जो बड़ों में जो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इसकी कमी की वजह से, वो कौन कौन से होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड विच हेल्प कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डक्टलेस ग्लैंड इज। तो मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक एंटीरियर होता है, दूसरा पोस्टीरियर होता है, ठीक है, यहाँ कहीं लिखा हुआ भी होगा। तो ये बेसिकली ये जो आपकी नोज ब्रिज होती है ना, इसके बिल्कुल पीछे करके मौजूद होते हैं, ठीक है, यहाँ करके। और इसको हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उन सब की फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म रीइंफोर्समेंट रेफर्स टू द पेयरिंग ऑफ। तो रीइंफोर्समेंट में किस किस चीज़ की पेयरिंग होती है, कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस की, नो, लाइक ये सारे जो है इनमें से कोई भी नहीं है। ये अनकंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग में। हम बात कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट की, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या चीज़ होती है, जब हम कॉन्सिक्वेंसेज दे रहे होते हैं किसी भी बिहेवियर के बाद। आप ये कह सकते हैं कि पेयरिंग हो रही होती है किसी भी बिहेवियर और उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेज की, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका नन ऑफ अबव, ठीक है। Our next question is one of the following is not a method of measuring retention, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिटेंशन के टोटल कितने मेथड हैं। तो इसको हम बेसिकली 3 मोस्ट कॉमन वेज होते हैं रिटेंशन को मेजर करने के। कौन कौन से होते हैं, रिकॉल होता है, रीलर्निंग होता है और रिकग्निशन होता है, ठीक है। रिकॉल को आप तब यूज़ करते हैं जब आपने मिनिमम बंदे को कितना याद है ये आपने मालूम करना होता है। रिकग्निशन को आप तब यूज़ करते हैं जब आपने ये मालूम करना होता है कि एक बंदे को जो मैक्सिमम है वो कितना याद है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये रिकग्निशन भी मेथड है रिटेंशन का, रीलर्निंग भी मेथड है, रिकॉल भी है, तो बच के जाता है रेमिनिसेंस, ठीक है। रेमिनिसेंस में भी हो बेसिकली रिकॉल ही रही होती है, लेकिन इसमें पास्ट आपके इवेंट्स को आप याद कर रहे होते हैं या आपकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं पास्ट के, ठीक है, आप उनको याद कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे वो स्टोरी टेलिंग नहीं होता, तो उसमें भी हम बेसिकली इवेंट्स को याद करके बता रहे होते हैं, अच्छा वो मेरे बचपन में ये हुआ था, या फिर आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको बयान किया जा रहा होता है। ये रिमेनिसेंस एक थेरेपी भी होती है जो कि जो ओल्डर अडल्ट्स होते हैं उनके साथ यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन न्यू एक्विजिशन इम्प्रूव रिटेंशन ऑफ द ओल्ड वी स्पीक ऑफ। जब आप न्यू कोई चीज़ सीख रहे हैं और उसकी वजह से पुराना कुछ सीखा हुआ आपका मज़ीद पक्का हो जाता है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, रिप्रोडक्टिव फैसिलिटेशन, रिप्रोडक्टिव इंटरफेरेंस, नन ऑफ दिस। तो ये जो रिप्रोडक्टिव जहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ ना, ये तो बायो से रिलेटेड है, ये तो आ ही नहीं सकता, ठीक है।
जो साइकोलॉजी में है ना उसमें रिप्रोडक्टिव नहीं है, उसमें रेट्रोएक्टिव है, ठीक है। रेट्रोएक्टिव फैसिलिटेशन हो सकती है या रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। ये रिप्रोडक्शन के वर्ड्स यहाँ पे साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ नहीं होते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र बेसिकली क्या होता है, ये पहले से अगर आपने कोई चीज़ सीखी हुई है, ठीक है, और आप कोई न्यू चीज़ सीखते हैं तो पहले से सीखी हुई चीज़ आपको न्यू चीज़ सीखने में मदद करती है, तो वो होती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, जब आपने पहले से कोई चीज़ सीखी हुई है और आपको न्यू चीज़ सीखने में वो पहले से सीखी हुई चीज़ हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है, वो क्या चीज़ होगी, नेगेटिव ट्रांसफ़र होगा उसका। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ना तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही नेगेटिव ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो अब अगर देखें आपकी ये होती फिर बेसिकली क्या है कि आपने कोई न्यू चीज़ सीखी है और उसकी वजह से आपकी पुरानी जो चीज़ें हैं सीखी हुई वो इम्प्रूव हो जाएं या उनकी रिटेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो इसका आंसर हो सकता है रेट्रोग्रेड इन्हेंसमेंट। बेसिकली तो ये कॉन्सेप्ट तब यूज़ किया जाता है रेट्रोग्रेड इन्हेंसमेंट का जब आप कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं और उसके बाद आप ये देखें कि ड्रग एडमिनिस्टर करने से इमीडिएटली पहले जो भी इवेंट हुआ था उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाती है, ठीक है, वो इन्हेंस हो जाती है। तो रेट्रोग्रेड इन्हेंसमेंट का वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मैच करता है हमारे क्वेश्चन के साथ, तो इसका जो बेसिक आंसर है वो रेट्रोग्रेड इन्हेंसमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रेट्रोग्रेड इन्हेंसमेंट का तज़किरा नहीं किया हुआ तो हम इसका आंसर लगाएंगे नन ऑफ दीज। If you guys have any query or difficulty with any particular topic of psychology, feel free to ask me in the comment section below. I will make sure to resolve it in my upcoming videos inshallah. अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।